हेलो एवरीवन, दिस इज़ आदित्य सिंह। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसेट बी। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की इकोनॉमिक का चैप्टर 5 है आपका कंज्यूमर्स राइट्स। कंज्यूमर राइट्स यानी जो उपभोक्ता है उसके कौन कौन से अधिकार है। उपभोक्ता कौन होता है? जो चीज़ों को खरीदता है दुकान पे या फिर किसी जगह से, जो भी कोई लेन देन करता है वो कंज्यूमर होता है। ठीक है, तो चीज़ों का या प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाला, कंजप्शन करने वाला जो होता है उसे कंज्यूमर कहते हैं। तो उसके भी कुछ राइट्स हैं। आप कोई भी दुकानदार किसी भी कंज्यूमर को धोखा नहीं दे सकता, कुछ भी उल्टा सीधा बोल के सामान नहीं बेच सकता। तो उसके कौन कौन से बेसिकली राइट हैं वही इस चैप्टर में हम लोग को बेसिकली डिस्कस करना है। तो चलिए बहुत अच्छे से वीडियो देखेंगे, वीडियो में बने रहिएगा और बिल्कुल अच्छे से चैप्टर क्लियर होगा, लेकिन बेसिकली आपको इसमें फोकस किए रहना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द कॉलेज यू सी बिलो कंटेन्स सम न्यूज क्लिपिंग ऑफ कंज्यूमर्स कोर्ट वर्डिक्ट्स। यानी कि जो आप नीचे ये सब देख रहे हैं न्यूज़पेपर की कटिंग, ये इन मामलों में लोग उपभोक्ता अदालत में क्यों गए। ये निर्णय इसलिए दिए गए हैं क्योंकि कुछ लोग न्याय पाने के लिए बहुत ज़्यादा दृढ़ तरीके से और संघर्ष में लगे रहे। किस तरह वे न्याय को पाने के लिए तरसते रहे, और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब उन्हें लगा कि उनके साथ गलत हुआ है तो वो लोग विक्रेताएं, जो बेचने वाले लोग थे, शॉपकीपर थे, उनसे जो है यथोचित उचित व्यवहार पाने के लिए अपने उपभोक्ता मंत्रालय या उपभोक्ता कंज्यूमर राइट्स का प्रयोग कैसे किया जा सकता है। आप लोगों ने सुना होगा ना कंज्यूमर फोरम, किसी को कोई दिक्कत होती है तो कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन करता है, तो बिल्कुल वही है। तो वहाँ अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप भी कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर भी होता है उसका। तो देखिए यहाँ पे न्यूज़ कटिंग की बात करते हैं। ड्यू टीचर गेट्स ₹45,000 फॉर फ्लेट फोन बिल। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें और आप देख सकते हैं कंज्यूमर पैनल क्रैक्स ऑन द सेल्स स्पैमर्स, रोहिणी सोसाइटी टू कंपनसेट हैरिड ओनर, इंश्योरेंस फर्म टू पे 7,000 फॉर थेफ्ट। जो इंश्योरेंस कंपनी थी वो चोरी हो जाने के कारण 7,000 रुपये उसको जो है पे करना पड़ा। बैंक ने जो है फाइन किया है 15,000 जो है फॉर स्लॉपी सर्विस के लिए। इंश्योरेंस फर्म मेड फॉर डिनाइंग मेडिकल। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें कटेंगे, इनसे पता क्या चल रहा है। तो चलिए देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग बाजार में जो है किस तरह से कंज्यूमर्स हैं, जो कंज्यूमर्स इन द मार्केट प्लेस। तो देखिए, वी पार्टिसिपेट इन द मार्केट बोथ एज द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर्स। हम लोग मार्केट में जो है, जो हमारी भागीदारी है वो उत्पादक के रूप में भी है और उपभोक्ता के रूप में भी है। हम कभी कोई चीज़ बेचते भी तो है मार्केट में जाके, तो हम उत्पादक हो गए, और जो खरीदता है वो उपभोक्ता हो जाता है। तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादक के रूप में हम पहले जो है कृषि, उद्योग या सेवा जैसे क्षेत्रों से जुड़े हो सकते हैं। उपभोक्ताओं की भागीदारी बाजार में तब होती है जब वे अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते हैं। उपभोक्ता के रूप में लोगों द्वारा उपभोग की जाने वाली जो चीज़ें हैं ये अंतिम वस्तुएं होती हैं। ठीक है, मतलब जैसे अंतिम वस्तुओं का मतलब जैसे कि अब आपके पास गन्ना है, गन्ने से क्या बन गया, गुड़ बन गया। तो गुड़ क्या हो गया, वो अंतिम उत्पाद हो गया। ठीक है, तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए कुछ जो जरूरी नियम है और जो कंट्रोल है इसके द्वारा लिए उठाए जाने वाले कदमों की जो ज़रूरत है उसका जो है एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने समझा। इनका महत्व जो है असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सुरक्षा के लिए उसी तरह हो सकता है जिस तरह से साहूकार द्वारा लगाए जाने वाले हाई क्वालिटी का जो इंटरेस्ट रेट है उससे लोगों को बचाने के लिए नियमों और नियंत्रणों की जरूरत होती है। तो इसी प्रकार से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी नियम और विनियमों की आवश्यकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग अनौपचारिक क्षेत्रों की साहूकारों के बारे में, जिसमें हम लोग चैप्टर 3 में देख रखे हैं, पढ़ चुके हैं, तो कर्जदार पर जो बंधन डालने के लिए तरह तरह के दाव पेच ये लोग अपनाते हैं। और सामयिक ऋण जो होता है, लोन होता है, उसके कारण जो है वो प्रोडक्शन जो होता है, प्रोडक्ट उसके उत्पाद पर कम दामों में बेचने के लिए मजबूर भी करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने स्वप्ना जैसी महिला को लोन चुकाने के लिए अपनी जमीन बेचने के लिए उसको विवश कर दिया गया था। इसी प्रकार जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले बहुत से लोग हैं ना, उनको लो सैलरी पर काम करना पड़ता है और उन परिस्थितियों को भी झेलना पड़ता है जो न्यायोचित नहीं होती हैं, प्रायः उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होती हैं। ऐसे शोषण को रोकने के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए हमने नियमों और विनियमों की बात की है। तो ऐसी कई संस्थाएं हैं जिन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए लंबा संघर्ष किया है और इन नियमों का अनुपालन हो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है।
बाजार में जो कंज्यूमर्स की सुरक्षा के लिए नियम और विनियम की आवश्यकता होती है, क्योंकि अकेला जो कंज्यूमर है वो स्वयं को कमजोर ही स्थिति में पाएगा अगर अकेले कुछ भी करेगा तो। खरीदी गई चीज या फिर जो वस्तु है या फिर जो सेवा के बारे में जब कोई शिकायत होती है तो जो विक्रेता है उसका सारा उत्तरदायित्व तो क्रेता पर डालने का प्रयास करता है। क्रेता मतलब जो खरीद रहा है, ठीक है। सामान्यतः उसकी जो प्रतिक्रिया होती है वो अपने जो आपने जो खरीदा है अगर वो आपको पसंद नहीं है तो कहीं और जाइए। मानो बिक्री हो जाने के बाद विक्रेता की कोई जिम्मेदारी ही नहीं रह जाती। तो उपभोक्ता आंदोलन जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, इस स्थिति को बदलने का एकमात्र प्रयास है। देखिए, बाजार में शोषण के कई रूप होते हैं। एग्जाम्पल के लिए कभी कभी व्यापारी जो है अनुचित व्यापार करने लग जाते हैं, जैसे दुकानदार उचित वजन से कम वजन तौलने लगते हैं, कुछ खुराफात करने लगते हैं। व्यापारी उन शुल्कों को जोड़ देते हैं जिनका वर्णन पहले ही न बताया गया हो, है ना। मिलावटी या फिर बहुत सारी गलत तरीके से चीजें बेची जाती हैं। जब प्रोडक्शन थोड़े और शक्तिशाली होते हैं, जब प्रोडक्ट कम रहता है मार्केट में और बहुत ज़्यादा यूज में रहता है हमारे, तो उपभोक्ता जो है कम मात्रा में खरीदते हैं उसको और बिखरे हुए होते हैं। तो बाजार उचित तरीके से काम नहीं करता। विशेष रूप से बात करें, स्थिति तब होती है जब इन वस्तुओं का उत्पादन बड़ी कंपनियां कर रही हो, बहुत ब्रांडेड चीजें हो। तो अधिक पूंजी वाली और जो शक्तिशाली समृद्ध कंपनियां हैं अलग अलग प्रकार से चालाकी के साथ बाजार को प्रभावित कर सकती हैं। तो उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए वे समय समय पर मीडिया और अन्य सोर्स से गलत सूचना देते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करें, एक कंपनी ने यह दावा करते हुए कहा कि भाई माता के दूध से हमारा उत्पाद बेहतर है, यानी सार्वजनिक जो वैज्ञानिक रूप से उत्पाद है रूप में उसको शिशुओं के लिए दूध का पाउडर पूरे विश्व में कई वर्षों तक वो बेचता रहा। कई वर्षों के लगातार संघर्ष के बाद कंपनी को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह झूठे दावे करती आ रही थी। इसी तरीके से सिगरेट प्रोडक्शन की जो कंपनियां हैं, यह बात मनवाने के लिए कि भाई उनका जो प्रोडक्ट है वो कैंसर का कारण हो सकता है, न्यायालय में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी इसके लिए। तब आज सिगरेट पे आपको लिखा हुआ मिलता है, इट इज स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, है ना। इसलिए जो उपभोक्ताओं की सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने के लिए नियम और विनियमों की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पर एक भाई साहब हैं, देखिए ये बता रहे हैं कि इन्होंने जानबूझकर ऐसा बनाया कि कुछ महीने में यह बेकार हो जाए ताकि मुझे नया खरीदना पड़े। इनके पास कोई ट्रांजिस्टर टाइप का कुछ है। अब यहाँ पर सभी जानते हैं कि तंबाकू लोगों की जान लेता है, पर कौन कहे कि तंबाकू कंपनियों को तंबाकू बेचने की छूट नहीं देनी चाहिए। यह तो भाई पूंजीवाद है। तो इसे डिस्कस करने के लिए कहा जा रहा है कि वे कौन से अलग अलग तरीके हैं जिनके द्वारा बाजार में लोगों का शोषण हो सकता है। तो बहुत सारे आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग कंज्यूमर मूवमेंट्स, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो उपभोक्ता आंदोलन में आती हैं। तो देखिए, उपभोक्ता आंदोलन का जो स्टार्टिंग है ना, वो उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण हुआ। जब हम कोई सामान खरीदेंगे और हमें अगर वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, जितना मैंने पैसा दिया है, अगर उस ऐसा वो चीज़ नहीं है, डुप्लीकेट है, लोकल है, ख़राब हो गया, तो भाई हमारा जो असंतोष है ना, अनसेटिस्फेक्शन है, उसके कारण से हम लोग परेशान होंगे। तो हमारी भी कोई सुनने वाला होना चाहिए ना। तो इस तरह से ये आंदोलन जो है मूवमेंट स्टार्ट हुआ, क्योंकि विक्रेता कई अनुचित व्यावसायिक व्यवहारों में शामिल होते थे। बाजार में उपभोक्ता का शोषण बचाने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था उपलब्ध ही नहीं थी। लंबे समय तक अगर बात करें तो जब एक उपभोक्ता एक विशेष ब्रांड या फिर प्रोडक्ट का या फिर दुकान से सेटिस्फाई नहीं होता था, तो सामान्यतः उसे जो है ब्रांड और प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर देता था और उस दुकान से खरीदारी करना बंद कर देता था। मान लीजिए कि आप किसी दुकान पे कोई सामान लाया, आप उस ब्रांड का खराब हो गया तो आप दोबारा नहीं खरीदेंगे। लेकिन भाई सबको हर जगह प्रॉब्लम होगी, हर जगह अगर इस तरह से चलेगा तो लोग एकदम परेशान हो जाएंगे ना। तो यह मान लिया जाता था कि यह उपभोक्ता की जिम्मेदारी है कि एक वस्तु या सेवा को खरीदते वक्त वो सावधानी बरते। आप जब कोई चीज़ खरीदी तो आप जांच परख के खरीदिए। ये कौन सी बात हुई भाई, हमने जांचा परखा, लेकिन अब ऐसा भी होना चाहिए ना कि आप अपनी तरफ से भी अच्छा चीज़ दीजिए। तो उसमें क्यों लेके ही रूल था कि आप भाई जो खरीदने वाला है वो सावधानी रखे। संस्थाओं को लोगों में जागरूक लाने में और भारत और पूरे विश्व में कई वर्ष लग गए। इसने जो है वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी विक्रेताओं पर ही डाल दिया था। भारत में सामाजिक बल के रूप में जो ये उपभोक्ता आंदोलन का जन्म अगर बात करें तो अनैतिक और अनुचित व्यवसाय कार्यों से ही उपभोक्ताओं की रक्षा करने के लिए और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के साथ हुआ था। अत्यधिक जो खाद्य कमी है, जमाखोरी है, कालाबाजारी है, खाद्य तेल में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में ही व्यवस्थित रूप में जो है उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। 1970 की बात करें तो इसके दशक तक जो है उपभोक्ता की जो संस्थाएं हैं वो बड़े स्तर पर उपभोक्ता
उपभोक्ता अधिकार से संबंधित जितने भी लेखन थे, प्रदर्शनी था, इन सब का आयोजन करने लगी थी। इन्होंने सड़क पर यात्री परिवहन में अत्यधिक भीड़ भाड़ और राशन दुकानों में होने वाले अनुचित कार्यों पर भी नजर रखने के लिए उपभोक्ता दल बनाया। हाल ही में भारत में उपभोक्ता दलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। तो अब यहाँ पर देखिए है यहाँ पर कंज्यूमर्स का जो इंटरनेशनल लेवल है, यानी कि कंज्यूमर्स इंटरनेशनल। तो इन 1985 यूनाइटेड नेशन अडॉप्टेड द यूएन गाइडलाइंस फॉर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। फाइनली वो समय आ गया। 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने जो है उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया और यह उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उपयुक्त तरीके अपनाने के लिए राष्ट्रों के लिए और ऐसा करने के लिए अपनी सरकारों को मजबूर करने के हेतु जो ये उपभोक्ता की वकालत करने वाले समूह थे, इनके लिए एक हथियार था जो भी यूएन ने बनाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह जो उपभोक्ता आंदोलन का आधार बन गया। आज उपभोक्ता इंटरनेशनल 115 से भी अधिक देशों में 220 संस्थाओं का एक संरक्षक संस्था भी बन गया है। तो इन सभी प्रयासों के परिणाम में यह आंदोलन जो है बड़े स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ और अनुचित व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए व्यावसायिक कंपनियों और सरकार दोनों पर दबाव डालने में भी सफल हुआ। 1986 में बात करें तो भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम भी उठाया गया। यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। 1986 में यह कानून बना था जो कोपरा के नाम से भी फेमस है। आप कोपरा के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर है कंज्यूमर फोरम जो है, ऑफिस वगैरह जो है उसके बोर्ड वगैरह आपको दिखाए जा रहे हैं कि कहाँ पर कैसे बने होते हैं, इस तरह से होता है। और सुरक्षा जो है भाई वो सबका अधिकार है, सेफ्टी इज एवरीवन्स राइट, ठीक है। तो देखिए रेजी का क्या प्रॉब्लम है, रेजी सफरिंग। रेजी मैथ्यू कक्षा 9 में जो है एक हेल्दी लड़के हैं ये और केरल के एक प्राइवेट चिकित्सालय में टांसिल निकलवाने के लिए भर्ती हुए थे। एक ईएनटी सर्जन ने जो है सामान्य बेहोश की दवा देकर टांसिल निकालने के लिए ऑपरेशन किया। अनुचित बेहोशी के कारण रेजी में जो है दिमागी जो असामान्यता है उसके लक्षण आ गए, जिसकी वजह से वह जीवन भर के लिए अपंग हो गया, विकलांग हो गया। उसके पिता ने सेवा में चिकित्सा की गलती और लापरवाही के लिए राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में 5 लाख के आसपास आपका मुआवजे का दावा किया। राज्य समिति ने यह कह दिया कि भाई यह कह के मामला खारिज कर दिया कि सबूत ही आपके पास नहीं है पूरी तरीके से। रेजी के पिता ने दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण की समिति में पुनः अपील किया और मामले की जांच कराने के बाद राष्ट्रीय समिति ने अस्पताल को चिकित्सा में लापरवाही और दोषी पाया और हर्जाना भी देने का निर्देश दिया। तो भाई रेजी की जो प्रॉब्लम है इससे ये प्रूफ होता है कि कैसे एक अस्पताल में चिकित्सकों कर्मचारियों द्वारा बेहोश करने में लापरवाही कारण एक छात्र की जिंदगी जो है पूरी जिंदगी भर के लिए वो अपंग हो जाता है। जब हम एक उपभोक्ता के रूप में बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं तो हमें वस्तुओं के बाजारीकरण और सेवाओं की प्राप्ति के खिलाफ सुरक्षित रहने का भी अधिकार होता है, क्योंकि यह जीवन और संपत्ति दोनों के लिए खतरनाक होते हैं ना। तो उत्पादकों के लिए आवश्यक है भाई कि जो वे सुरक्षा नियमों और विनियमों का पालन करें। जो ये लोग प्रोड्यूसर हैं जो मार्केट में लाके सामान बेचते हैं, इन लोगों की जिम्मेदारी है कि नियम और विनियम की पालन करें, टर्म कंडीशन का पालन करें। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं और सेवाएं हैं जिन्हें हम खरीदते तो हैं तो, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से अगर खास सावधानी की भी जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम मान लीजिए प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वाल्व होता है जो आप लोगों ने देखा ही होगा, तो यदि खराब हो जाए तो भयंकर दुर्घटना का भी कारण हो सकता है क्योंकि गैस रिलीज नहीं होगी। तो सेफ्टी वाल्व के निर्माता को इसकी उच्च टाइप की जो क्वालिटी है ना उसको फिक्स करना चाहिए, अच्छे से उसको बना के उसमें फिट करना चाहिए। आपको सार्वजनिक या फिर सरकारी जो कार्यवाही है इन सबको देखकर यह सुनिश्चित करना होगा कि भाई जो इसका क्वालिटी है इसका पालन किया गया है या नहीं। फिर भी हमें बाजार में बहुत ही नीचे स्तर की गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट भी प्राप्त होते हैं क्योंकि इन नियमों का पर्यवेक्षण उचित रूप से नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। जिसके अंदर ये जांच मंत्रालय का काम आता है कि भाई जो भी कुछ सामान है उसका जांच किया जाए अच्छी गुणवत्ता वाले हैं कि नहीं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कमी हो जा रही है और उचित रूप से नहीं हो रहा है और उपभोक्ता आंदोलन भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। तो अब हम लोग देखेंगे वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी, यानी हमारा यह भी राइट है ना कि जो चीज़ें हैं उसके बारे में हमको जितनी भी सारी चीज़ें जानकारी के रूप में चाहिए वो सारी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, है ना। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो चलिए ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग। इन्फॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखिए जब आप कोई वस्तु खरीदेंगे तो उसके पैकेट पर कुछ खास जानकारियाँ लिखा हुआ पाते हैं। ये जानकारियाँ उस वस्तुओं के चीज़ों में क्या क्या मिलके बना है, कितना रेट है, बैच संख्या क्या है इसकी, निर्माण का जो तारीख है यानी MFD डेट मेड ऑफ मैन्युफैक्चरर और डेट ऑफ एक्सपायरी, ये सारी चीज़ें लास्ट चीज़ें वस्तु के बनाने वाले के बारे में उसका जो एड्रेस है वह भी लिखा होता है। तो जब हम कोई दवा खरीदते हैं तो उस दवा के उचित प्रयोग के बारे में निर्देश भी लिखा होता है। उस दवा के प्रयोग के अन्य प्रभाव जो
जो है और जो खतरे हैं वो सब भी उस पर लिखा होता है। जब आप कपड़े खरीदेंगे तो धुलाई संबंधी उस पर जो वॉश कैसे करना है, हैंड वॉश करना है, ड्राई वॉश करना है, धूप में सुखाना है नहीं करना है, आयरन करना है नहीं करना, सब चीज़ लिखा होता है। तो आखिर ऐसे नियम क्यों बनाए गए हैं कि वस्तु बनाने वाले को ये जानकारियां देनी पड़ती हैं? यह इसलिए है भाई कि उपभोक्ता जिन चीज़ों को खरीद रहा है, जिन सेवाओं को ले रहा है, उसके बारे में उसको सूचना पाने का अधिकार है। तब उसे उस उपभोक्ता को वस्तु की किसी भी प्रकार की खराबी होने पर शिकायत कर सकता है, मुआवजा पाने या वस्तु को बदलने की मांग भी कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए यदि हम एक प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसे खराब होने की अंतिम तिथि से पहले ही अगर वो खराब हो जाता है, डेट ऑफ एक्सपायरी के पहले ही, तो हम उसे बदलने के बारे में भी कह सकते हैं, हमारा राइट है। यदि वस्तु खराब होने की अंतिम समय सीमा जो है उस पर जो नहीं छपी है, तब भी जो निर्माता है वो दुकानदार पर आरोप लगा देगा और अपनी जिम्मेदारी नहीं मानेगा। यदि लोग अंतिम तिथि समाप्त हो गई दवाओं को बेचते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। इसी तरीके से यदि कोई व्यक्ति जो है जितना उस पर रेट छपा है, प्राइस छपा है, उससे अधिक मूल्य लेता है तो कोई भी उसका विरोध कर सकता है और कंप्लेन कर सकता है। यह अधिकतम यानी एमआरपी मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम आपको कितने पैसे देने वो एमआरपी होती है। तो भाई जब उस पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस 10 रुपये है और आप उसको 12 रुपये में बेचोगे तो कोई भी कंज्यूमर आपके खिलाफ जो है कंप्लेन कर सकता है। तो उपभोक्ता विक्रेता से अधिकतम जो खुदरा मूल्य है एमआरपी, उससे कम दाम पर वस्तु देने के लिए मोलभाव कर सकते हैं, बट आप उससे ज़्यादा नहीं बेच सकते। आज सरकार द्वारा दिए गए जो अलग अलग सेवाएं हैं उसको उपयोगी बनाने के लिए सूचना पाने के अधिकार को बढ़ा दिया है। और 2005 के अक्टूबर में अगर बात करें, भारत सरकार ने एक कानून लागू किया था जिसको कहते हैं आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन या सूचना पाने का अधिकार के नाम से यह जाना जाता है, जो अपने नागरिकों को सरकारी क्षेत्रों में कार्य खिलाफ जितने भी एक्टिविटीज होती हैं उन सबकी सूचनाएं पाने का अधिकार को सुनिश्चित करता है कि कोई भी जान सकता है। आरटीआई एक्ट के प्रभाव को हम लोग कुछ केस से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है इंतजार के नाम से ए रिफंड, ठीक है, व्हेन चॉइस इज डिनाइड, ठीक है। तो देखिए अमृता जो है, अमृता नाम की एक इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट ने जो है नौकरी पाने के लिए अपने सभी प्रमाण पत्रों को जमा करने और इंटरव्यू देने के बाद भी एक सरकारी विभाग में कोई रिजल्ट नहीं मिला। कर्मचारियों ने भी उसके प्रश्नों का उत्तर देने से मना कर दिया। तब उसने जो है इस एक्ट का प्रयोग करते हुए कि भाई क्या हो रहा है कि जॉब नहीं मिल रही है, सब कुछ हो गया ये वो और कोई बता भी नहीं रहा है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत उसने जो है प्रयोग करते हुए एक लेटर दिया और कहा कि उचित समय पर परिणाम की जानकारी पाना उसका अधिकार था, जिससे कि वो अपने भविष्य की योजना बना सके। उसको न केवल जो रिजल्ट उसका आने में देर हुआ उसके कारणों के बारे में बताया गया, बल्कि उसको जॉब के लिए भी इन्विटेशन के लिए बुलावे पत्र मिला गया क्योंकि उसने इंटरव्यू अच्छा दिया था। तो मतलब लोगों ने वहाँ पे मना कर दिया, तो उसने जो है एक इस एक्ट का, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का प्रयोग किया और फिर उसके बाद उसको एक अच्छा इंटरव्यू दिया उसने और जॉब वगैरह भी उसको मिल जाती है। तो अब रिफंड की बात आ गई कि पैसे लौटाए गए इनके कि नहीं, यानी कि व्हेन चॉइस इज डिनाइड, ठीक है, जब आपके जो चॉइस है उसको मना कर दिया जाता है। तो अभिरामी ए स्टूडेंट ऑफ अंसारी नगर ज्वाइन ए 2 years कोर्स a 2 years course at a local coaching institution for professional course in the New Delhi। यानी कि जो अंसारी नगर के जो ये आपकी अभिरामी नाम की एक छात्रा है जो कि जो है दिल्ली में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए एक क्षेत्रीय कोचिंग और संस्थान के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में जो है भाग लेने के समय पूरे 2 वर्ष के पढ़ाई की और लगभग 61,020 रुपये जमा किए, लेकिन उसने यह पाया कि पढ़ाई का स्तर वहाँ ठीक ही नहीं है, इसलिए उसने साल के अंतिम समय में ही पाठ्यक्रम जो था पढ़ रही थी उसको छोड़ देने का निश्चय किया। और जब उसने 1 साल का पैसा लौटाने की बात कही तो उसको मना कर दिया गया। जब उसने जिला उपभोक्ता न्यायालय में मुकदमा दायर किया तो न्यायालय की संस्था को यह कहते हुए 28,000 रुपये लौटाने का आदेश दिया गया कि भाई छात्रा को चुनने का अधिकार है। संस्थान ने जो है पुनः राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की और राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला न्यायालय के निर्देश को सुरक्षित रखते हुए आगे संस्थान को बेकार की अपील करने के लिए उसको 25,000 रुपये का भी दंड लगाया, मतलब फाइन लगाया। और उसने संस्थान को जो है 7,000 रुपये मुआवजे और याचिका जो थी ये आपकी अभिरामी यह जो है इसके खर्च के रूप में छात्रा को भी देने के लिए कहा। तो राज्य आयोग ने सभी शिक्षा संस्थानों और व्यावसायिक संस्थाओं को विद्यार्थियों से पूरे साल की फीस को एडवांस में लेने से भी मना किया और साथ ही साथ आयोग के अनुसार इस आदेश का उल्लंघन करने पर जो दंड शुल्क है उसको भी भरना पड़ सकता है और साथ ही साथ जेल भी हो सकती है। तो इस तरह से होनी चाहिए ना, राइट, बिल्कुल सही है।
तो ये जो दोनों घटनाएं थी, इससे हम लोग क्या समझते हैं कि किसी भी उपभोक्ता को जो किसी सेवा को प्राप्त करता है, चाहे वह किसी भी आयु का हो, किसी भी मेल हो फीमेल हो, या फिर किसी तरीके का सेवा प्राप्त करता हो, उसको सेवा प्राप्त करते हुए हमेशा चुनने का अधिकार होगा। मान लीजिए आप एक टूथपेस्ट खरीदना चाहते हैं, तो और दुकानदार कहता है कि वह केवल टूथपेस्ट तभी बेचेगा जब आप टूथपेस्ट के साथ एक ब्रश भी खरीदेंगे। अगर आप ब्रश खरीदने के इच्छुक नहीं है, तब आप के पास चुनने का अधिकार का उल्लंघन हो गया। ठीक इसी तरीके से कभी कभी जब आप नया गैस कनेक्शन लेते हैं, तो गैस डीलर उसके साथ एक चूल्हा भी लेने के लिए कहता है, प्रेशर देता है ना। तो इस प्रकार कई बार हमें उन वस्तुओं को खरीदने के लिए भी दबाव डाला जाता है जिनको खरीदने की हमारी इच्छा बिल्कुल नहीं होती है, और तब आपके पास चुनाव के लिए कोई विकल्प नहीं होता। लेकिन अब वही हमारे पास चुनने का अधिकार है, तो हम लोग बड़े आसानी से चूज कर सकते हैं, कोई हमारे ऊपर फोर्स नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर डिस्कस करने के लिए कहा जा रहा है कि भाई अगर 500 ग्राम के पैक पर 15 ग्राम की अतिरिक्त छूट हो, अखबार के ग्राहक बने। हाँ, ये ऐसे भी जब एडवर्टाइजमेंट है जिन्हें हम लोग देखते हैं और अट्रैक्ट करते हैं ये सब हमारे पास आने के लिए कि भाई आप जाइए ये सब खरीदिए। तो कोई ऐसा विज्ञापन है जो सचमुच में कंज्यूमर्स को लाभ पहुंचाता हो, इस पर आप लोग विचार विमर्श करिए, डिस्कस करिए, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग, वेयर शुड कंज्यूमर्स गो टू गेट जस्टिस। उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? तो उपभोक्ताओं को कहाँ जाना चाहिए? कंज्यूमर फोरम जाना चाहिए, है ना। तो आई थिंक इसको थोड़ा सा है देख लेते हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा तो हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट के वीडियोज़ में, ठीक है। ओके, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।